अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हम बग़ैर परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। तो ये आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये है फार्मर की एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन का क्या काम होता है कि जब आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और अपनी ज़रूरत उधर से पूरी कर लेते हैं। तो ये फार्मर की एटीएम मशीन है। तो फार्मिंग के अंदर अगरचे जो किसी भी किस्म की क्रॉप्स होती हैं वो 100% रिस्क के ऊपर होती हैं, लेकिन अगर ये बैकअप आपके पास मौजूद है तो इंशाल्लाह वो रिस्क मिनिमाइज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये इस वक्त हमारे पास ये जो ब्रीड है इसको कहते हैं राजनपुरी ब्रीड, और ये इसको गुलाबी नुकरा भी कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहचान बताता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और अगर आप शौक़ रखते हैं बकरियों का, तो नए फार्मर हैं ख़ास तौर पे, तो आपको थोड़ी सी इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पहचान सकें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो ब्रीड है ये बड़ी कदावर ब्रीड होती है और पस्ता कद के अंदर नहीं होती। और इसको करीब से दिखाएं आप तो इसकी जो आँखें होती हैं ये गुलाबी होती हैं बिल्कुल। तो ये देखें, इसकी आँखें गुलाबी होंगी और इसके अलावा जो इसका ये होंठ है और ये नथना जो है ये भी गुलाबी होता है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये कि इसकी ये अगर आप पीछे बैक साइड देखेंगे तो ये बिल्कुल गुलाबी होगी। तो ये इसकी मेन आइडेंटिटी है। बाकी इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, प्योर वाइट, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं होता। बाकी सींगों के हवाले से ये ब्रीड दोनों सूरतों में आती है, सींग वाली भी आती है और बगैर सींग वाली भी आती है। तो इस वक्त ये बगैर सींग वाली है, ज़्यादातर जो डिमांड है, चाहत है, वो बगैर सींग वाली की है। तो ये जो अपना आपकी ब्रीड है, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे फेमस ब्रीड है और बड़े अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। तो जिस वक्त भी आप कोई भी बकरी पालते हैं तो इसके अंदर बस ये है कि इसकी शुरुआत करें, इस चीज़ को कतई नज़र कि सिर्फ ब्रीड के ऊपर काम ना करें, क्योंकि बसा औकात जो है ना वो महंगी ब्रीड जो है आपको कॉस्टली पड़ जाती है, खुदा न खासा मोर्टेलिटी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उस सूरत के अंदर आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रीड भी ज़रूर रखें उसके अंदर, और लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करें कि मीट पर्पज़ वाली बकरियां रखें। और उसमें ये होता है कि जिस तरह का भी हालात होंगे तो ये अपना गुजारा कर लेती है। इस वक्त जो हमारा ये फील्ड आपको नज़र आ रहा है ये गंदम का फील्ड है, और गंदम के अंदर जो है ना हमने इसको जंतर का छट्टा दिया था। तो इस वक्त देखें ये जंतर जो है ये माशाल्लाह तकरीबन कोई 8-9 इंच का, 1 फुट का कहीं कहीं हो चुका है। तो इस वक्त हमने अपने फील्ड के अंदर ये छोड़ी हुई हैं बकरियां। तो ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो है ना, जितना दिन ये जंतर है तब तक ये जंतर को खा लेंगी। तो इसमें ये हमने ये किया था कि जिस वक्त हमने गंदम हमारी मौजूद थी, आखिरी जब पानी लगाया था गंदम को, उस वक्त हमने इसके अंदर जो है ये जंतर का छट्टा दे दिया था। तो तकरीबन हमने 8 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका छट्टा दिया था। और उसके बाद जो है ना आखिरी पानी लगा दिया था। उसके बाद ये जर्मिनेशन हो गई, कंबाइन हार्वेस्टर ने इसके ऊपर से गंदम को हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन ये जो नाड़ है नीचे ये मौजूद है अभी तक। और उसके बाद जो है ना हमने इसको एक पानी लगाया जिस वक्त गंदम हार्वेस्ट हो गई। उसके बाद ये जंतर जो है ना माशाल्लाह इस वक्त इतना तैयार है। तो ये हमारी अपनी जो जानवर है उसके लिए तकरीबन कोई 15-20 दिन का खुराक जो है ना वो मौजूद है। ये तकरीबन 2.5 एकड़ का प्लाट है। इसको अभी हम जो है ना चावल के लिए तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है ना मुकम्मल प्रोसेस जो है आपको दिखाएंगे। और ख़ास तौर पे ये बात बताता चलूँ कि ये जो फील्ड है ये अब रिसेंटली कन्वर्ट होने जा रहा है कन्वेंशनल से पिकनिक के ऊपर। तो अक्सर लोगों को ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि भाई कौन सी मैंने इतनी मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल कर दी जो किसी को समझ ना आई। हाँ, कन्वेंशनल की बात जो है ना अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो कन्वेंशनल से मुराद जो होता है वो है रिवायती तरीका काश्त। रिवायती तरीका काश्त जिस तरह भी गंदम का होता है, तो या किसी भी क्रॉप का रिवायती तरीका काश्त होता है जो हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं और अपने आबा अजदाद को देखते आ रहे हैं जिस तरह वो लोग करते हैं, तो उस तरीके से जो फसल काश्त की जाती है उसको रिवायती तरीक़ेकार को उसको कहते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग या कन्वेंशनल क्रॉप। तो जो इस वक्त जो लेटेस्ट यानी कि टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसके अंदर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है या
दीगर जो तरीक़ाकार हैं उसी के अंदर एक तरीक़ाकार जो है वो हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको हम PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी कहते हैं। तो ये जो तरीका काश्तकारी है, ये इसके फाउंडर जो हैं वो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब हैं, जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस तरीक़ाकार को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर इसकी प्रैक्टिस जारी हैं। तो हम लोग भी उसी प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। इसी प्रैक्टिस के तहत हम जो है ना मुख्तलिफ़ क्रॉप्स को काश्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारा फील्ड के अंदर जो है वो मूंग बीन और कॉटन की इंटरक्रॉपिंग मौजूद है। कॉटन इंडिविजुअल्स अलहदा से मौजूद है। इसके अलावा अभी ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्लॉट हम जो है ना इस वक्त इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं चावल के ऊपर। तो धान हम शिफ्ट करेंगे, धान के ऊपर इसको हमने शिफ्ट करना है। तो इसको शुरू जिस वक्त हम करते हैं, तो अभी आपको हम इसके तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो साथ साथ दिखाते रहेंगे कि ज़मीन की तैयारी कैसे होनी है, कैसे शुरुआत होनी है और कैसे हमने इसको PQNK पे शिफ्ट करना है। तो इस वक्त ये रिवायती तरीके काश्त के तहत गंदम काश्त है, बिल्कुल इसके अंदर जो है ना टिपिकल तरीके कार के तहत इसको काश्त किया गया। लेकिन अब हम इसको जो है ना वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मरहले हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला मरहला जो होता है वो लैंड को लेज़र लेवल करना होता है। तो लैंड को लेज़र लेवल करना, अगर ऑलरेडी आपकी ज़मीन लेज़र लेवल है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हमने इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो उस वक्त हमने हर स्टेप को मिनिमम उसी तरह फॉलो करना है ज़ीरो से। अगर आप ऑलरेडी यानी कि लेवल्ड हैं आपकी ज़मीन, तो ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से लेज़र लेवल इसके ऊपर चलाने की। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है हार्ड पैन ब्रेक करना। ज़मीन के नीचे जो एक सख्त तह आ जाती है, उस सख्त तह को जो है ना वो तोड़ना होता है। तो चीज़ल प्लो अगर किसी को नहीं मालूम तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम चीज़ल प्लो के ज़रिए से हार्ड पैन ब्रेक होने की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक लगा देंगे, ताकि आप उसको आसानी के साथ देख सकें कि चीज़ल प्लो होता क्या है और ये कैसे काम करता है। और अक्सर लोगों को ये सवाल भी आता था कि चीज़ल प्लो जो है हमारा ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा। तो उसकी भी कई वजूहत होती हैं, क्योंकि चीज़ल प्लो जो नॉर्मल होता है, तो चीज़ल प्लो वो नॉर्मल होता है, 3 कोड होते हैं उसके, इनके 3 फाले होते हैं और एक फाले की जो लेंथ होती है वो तकरीबन कोई 3 से 3.5 फीट होती है। तो 3.5 फीट का जो फाला होता है वो ज़ाहिर बात है 3 फाले एकदम ज़मीन में नहीं जा सकते, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त होती है हमारी, उसकी वजह से जो है ना वो ज़मीन में नहीं जा सकते। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम जो है ना वो उसमें 2 फाले उतार देते हैं या 1 फाला उतार देते हैं, एज़ पर डिमांड। ज़मीन जैसे भी कह रही हो हमें, उसके मुताबिक हम उसका जो है ना 1 फाला भी निकाल सकते हैं। अगर चीज़ल प्लो की जो एक लाइन है वो 4 से 5 फीट के फासले के ऊपर भी लग जाए, तो तब भी आपका जो हार्ड पैन है वो ब्रेक हो जाता है। तो हार्ड पैन ब्रेक होना जो है ना वो ऐसे ही होता है जैसे किसी शीशे की गाड़ी की विंड स्क्रीन है, उसके ऊपर अगर आपने पत्थर मार दिया या पत्थर लग गया, तो उसका नुकसान ये होता है कि फौरी तौर पे ऊपर उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। तो ये जो चीज़ल प्लो होता है बेसिकली ये भी ज़मीन के नीचे जो हार्ड पैन होता है उसके अंदर दरारें डाल देता है। तो बाकी काम जो है वो पानी पूरा कर देता है। जब हम पानी लगाते हैं तो उन दरारों के अंदर पानी जाता है और दोनों दरारें जो भले 5-5 फुट के फासले के ऊपर हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपस के अंदर, और उससे जो नीचे की जो सतह है, वो नीचे की जो हार्ड सख्त सतह होती है वो टूट जाती है। और उससे ये होता है कि ऊपर और नीचे की जो सॉइल है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाती हैं। और उससे ये होता है कि अभी पौधे की जो रीच है, पौधे की अप्रोच है, यानी कि पौधे की जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाने की सलाहियत रखती हैं और नीचे से अपनी ज़रूरत की मुताबिक जो है ना वो अज्जा जो है वो ज़मीन से हासिल कर लेती हैं। तो यही इसके अंदर साइंस है। दूसरा स्टेप जो है ना हमारा यही है कि इसका हम हार्ड पैन ब्रेक करना है और उसके बाद हम ज़मीन को नॉर्मली कल्टीवेट करते हैं। अगर हमारे पास टाइम मौजूद है तो फिर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करने का तरीका भी आसान है, उसका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि उसको कैसे किया जाता है। सिंपल सा ज़मीन को भरमा पानी लगाया जाता है, जैसे आप आम तौर पे यानी कि रिवायती चावल काश्त करते हैं उस तरह से आप इसको भरमा पानी लगाते हैं और नक्के पे रख के जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड फ्लड कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है गंधक का तेज़ाब, जो हर जगह मिल जाता है आपको, अपनी छोटी बड़ी मार्केटों में मिल जाता है। तो उसका जो ऑन एन एवरेज हम रखते हैं वो 10 से 15 किलो के दरमियान में, आप ज़मीन की डिमांड के मुताबिक। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा कलराठी है तो इसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है, अगर ज़मीन आपकी मीठी है, अच्छी है, तो मिकदार कम भी की जा सकती है।
तो आप 8 से 10 किलो और मैक्सिमम 15 किलो तक आप जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड फ्लड कर सकते हैं। फ्लड करने के बाद जब ज़मीन बतर आ जाए उसके बाद ज़मीन को तैयार करें। तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर बेड निकाल दें बेड शेपर की मदद से। बेड शेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका देसी जुगाड़ जो है उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, उसका भी लिंक हम आपको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगर बेड शेपर मौजूद नहीं है तो आप उसकी वजह से रुक ना जाएं अपने काम के अंदर। तो आप जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उन्हीं को बरूए कार ला कर आप बेड बना सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पीछे ये पनीरी तैयार है। ये हमारे पास जो है कायनात की एक अपग्रेड वर्जन है, नई वैरायटी है जो हमने अभी रिसेंटली मंगवाई है। तो फर्स्ट टाइम इसको काश्त करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है, क्या आउटपुट आती है। गाय बगाए हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वक्त भी हमारा जो फील्ड है तो इसकी जो तैयारी होगी तो इंशाल्लाह ये तैयारी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो ये था कि मेरे पीछे जो आप हमारी ATM मशीन्स देख रहे हैं, तो ये ATM मशीन हर फार्मर की ज़रूरत है। हर फार्मर को चाहिए कि ये ATM मशीन अपने पास रखे। इन केस ऑफ एमरजेंसी यही उसके काम आ सकती है, क्योंकि क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है। तो क्रॉप्स के ऊपर जो उसकी इनपुट है उसके ऊपर तो हमारा इख्तियार है किसी हद तक, लेकिन आउटपुट के ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। अगर फसल की पैदावार अच्छी हो जाती है तो पैदावार का रेट नहीं मिलता, और अगर रेट मिलता है तो पैदावार नहीं होती। हमारी एक मिसाल मशहूर है, वो कहते हैं दांत हैं तो चने नहीं हैं, चने हैं तो दांत नहीं है। तो दोनों कभी इकट्ठे मिल जाएं तो फिर तो चने खाने का स्वाद ही और होता है। तो बहरहाल बात यह है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी बहुत कम मिलती हैं। तो इस वक्त यानी कि ये है कि कोशिश करना चाहिए हमें कि हम कोई अपना बैकअप प्लान जो है वो तैयार करके रखना चाहिए। तो इस बैकअप प्लान के अंदर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे सस्ती ऑप्शन जो है वो आपके लिए ये गोट फार्मिंग है। तो छोटे पैमाने पे शुरू कीजिए, लेकिन पैलिश का पहला कतरा बनिए और इसको शुरू कर दीजिए। सोचने में वक्त मत ज़ाय कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।